फिर से थोड़ा सा बोलता हूँ कि देखिए क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि वो इंफॉर्मेशन अगर किसी दूसरे बंदे जिसको मिलना चाहिए उसके अलावा अगर बीच में कोई बंदा उसको टेक ओवर कर लेता है तो भी वो उस इंफॉर्मेशन को पढ़ के ये नहीं पता लगा सकता कि कौन सा मतलब कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, वो उसमें मतलब कि वो पढ़ के उसको ये नहीं समझ सकता कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है। ठीक है, जिससे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिक्योर होता है और कोई दूसरा बंदा उसको पढ़ नहीं सकता। ठीक है, ये क्रिप्टोग्राफी होता है। और क्रिप्टो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा क्रिप्टोग्राफी मतलब कि अगर कोई भी टेक्स्ट को अगर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया है तो उसको कौन सा फंडा अप्लाई करें उसके ऊपर कि वो फिर से अपना प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए ताकि जिस बंदे को उसको पढ़ना है वो उसको पढ़ सके। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो क्रिप्टोग्राफी का जिसमें प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है और एक होता है क्रिप्ट एनालिसिस का जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से हम उस साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब और मैंने आपको बताया कि भाई ये सब फंडे आज से नहीं यूज हो रहे हैं, पहले भी यूज होते थे। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि रोम का एक राजा साइफर था, सीजर था, वो ये यूज ये मतलब इंक्रिप्शन का मतलब कि फंडा यूज करता था जिससे कि कोई भी इनमी अगर वो अपना इंफॉर्मेशन अपने किसी फ्रेंड के पास भेज रहा है और कोई इनमी अगर उसको देखने की कोशिश करता है, अटैक करके अगर उसको इंफॉर्मेशन को पा भी लेता है तो भी जो है वो ये मतलब कि वो पढ़ नहीं पाता कि क्या है, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है क्या वो। ठीक है, ये आपको फिगर आप लोगों को ये दिख रहा है जो मेरी स्क्रीन पे है, तो आप लोग देखेंगे कि ये दो चीजें हैं, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्ट एनालिसिस। सिक्योरिटी में क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी के दो पार्ट हैं आपके, एक तो आपका क्रिप्टोग्राफी है और तीसरा आपका क्रिप्ट एनालिसिस है। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्रिप्टोग्राफी की, हम अभी बात करते हैं क्रिप्टोग्राफी की। ठीक है, तो अगर हम क्रिप्टोग्राफी की बात कर रहे हैं तो इसमें सिंपल यहाँ मैं आपको नीचे दिखाना चाहता हूँ कि ये तीन चीजें इसमें मतलब क्रिप्टोग्राफी में जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो सेमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी, एक तो आपका असेमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी और एक आपका है हैशिंग। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, सेमेंटिक की सॉरी सेमेंटिक की, तो इसको हम कहते हैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। और अगर हम एसेमेंटिक की देखिए ये क्रिप्टोग्राफी के अंदर की बात चल रही है, अभी क्रिप्ट एनालिसिस की बात नहीं चल रही है। क्रिप्ट एनालिसिस में क्या था कि भाई हम ये फाइंड करते हैं कि किस तरीके से जो क्रिप्ट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो क्रिप्ट एनालिसिस में हम क्या करते थे कि भाई जो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है उसको किस तरीके से हम वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन फंडों के बारे में हम डिस्कस करते थे। ठीक है ना, लेकिन अगर हम क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो क्रिप्टोग्राफी में क्या करते हैं हम कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें तो जब हम क्रिप्टोग्राफी को देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि तीन पार्ट में बटा हुआ है, एक आपका सेमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी है, एक आपका असेमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी है और एक आपका हैशिंग है, हैश एल्गोरिथम। तो अगर सेमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो ये इसमें ये प्राइवेट, इसको हम इसका एक दूसरा नाम भी है प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। और अगर हम असेमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी की बात करें तो इसको हम कहते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है ना, और एक है आपका हैशिंग। ये तीन चीजें यूज होती हैं अगर आपको ये फिगर दिख रहा हो तो। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि सेमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सेमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। जैसा कि दोस्तों इसमें एक वर्ड यूज किया गया है की। ठीक है ना, तो की का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं कि की का मतलब क्या होता है कि भाई चाबी, ये तो सब लोग जानते हैं की का मतलब चाबी होता है। तो मतलब क्या है कि हमारे पास जो बंदा जो है वो अगर प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है तो उसके पास एक की होती है। ठीक है ना, वो की के थ्रू मतलब एल्गोरिथम में उसको एक की मिलती है, वो की का यूज करके पर्टिकुलर जो भी डाटा होता है उसको वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जब वो मैसेज पास करता है रिसीवर के पास तो वो उस मैसेज के साथ साथ उस की को भी पास करता है जिससे कि उसने वो क्या कहते हैं उसको लॉक किया होता है, मतलब कि उसको इनक्रिप्ट किया होता है। ठीक है ना, अब जब वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होके की के साथ जब वो बंदा जब वो मैसेज पहुंचता है किसके पास, रिसीवर के पास, तो रिसीवर क्या करता है कि उसी की का यूज करके पर्टिकुलर उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर देता है।
जैसा सिंपल क्या है कि अगर हम नॉर्मल वे में समझाने की बात करें, तो अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एक मतलब कि आपके घर पे लॉक लगा हुआ है, तो आपके घर पे अगर आपको घर से बाहर जाना है, तो आप सेम की से ही उसको लॉक करेंगे, और जब वापस घूम के आएंगे तो वापस उसी सेम की से उसको अनलॉक करेंगे। ठीक है ना? तो ये सेम उसी फंडे पे काम करता है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जो सेंडर है उसको जब इंफॉर्मेशन को सेंड करनी पड़ती है, तो वो जो एल्गोरिथम्स का यूज करके या प्रोग्राम का यूज करके, कोड का यूज करके जो उसको की मिलती है, की जो उसको बनी बनाई की मिलती है, वो उस की का यूज करके उसको क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है। और इनक्रिप्ट करने के बाद जब वो रिसीवर को सेंड करता है, तो रिसीवर को वो मैसेज के साथ साथ की को भी सेंड करता है। ठीक है ना? अब जब रिसीवर एंड पे जब बंदे को इंफॉर्मेशन मिलती है और की मिलता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, उसी की का यूज करके उसको जो है वापस से डिक्रिप्ट कर लेता है और इंफॉर्मेशन को पढ़ लेता है। ठीक है ना? तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व यूजेस of one secret key along with encryption and decryption algorithm which help is securing the contents of the message. The strength of semantic key cryptography depend upon the number of key bits. It is relatively faster than asymmetric key cryptography. These arise a key distribution problem as the key has to be transferred from sender to receiver secure channel. ठीक है? तो ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई कि सेमेंटिक की क्या है? ठीक है, सेमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी को हम कहते हैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी। इसमें एक ही सिंगल की का यूज हो रहा है सेंडर से रिसीवर, मतलब एक ही की का यूज हो रहा है इनक्रिप्ट करने में भी, और एक ही की का यूज हो रहा है डिक्रिप्ट करने में भी। सेंडर क्या कर रहा है, उसी की से इनक्रिप्ट कर रहा है मैसेज को, फिर जब सेंड कर रहा है तो की को भी उसके साथ अटैच करके सेंड कर रहा है, और जब रिसीवर को मैसेज मिल रहा है तो वो उसी की का यूज करके उसको डिक्रिप्ट कर ले रहा है। ठीक है ना? और उसी की का यूज करके जब वो उसको डिक्रिप्ट कर ले रहा है, तो उसको तो मतलब वो आसानी से मैसेज को पढ़ सकता है। तो ये आपका प्राइवेट की या सेमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी है। लेकिन दूसरा जो फंडा है वो इससे थोड़ा और सिक्योर है। इससे थोड़ा और सिक्योर होने का मतलब क्या है कि हमारा जो दूसरा फंडा क्या है, वो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। अब एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, इसमें भी की का यूज होता है। ऐसा नहीं कि इसमें की का यूज नहीं होता, लेकिन इसमें दो की का यूज होता है। एक की क्या होती है कि सेंडर जो है वो अपनी की से उसको इनक्रिप्ट कर देता है, और वो मैसेज को जब रिसीवर के पास सेंड करता है तो उसको अपनी की नहीं भेजता अटैच करके। ठीक है ना? रिसीवर के पास एक अपनी प्राइवेट की होती है, और उस की का यूज करके वो उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेता है। ठीक है ना? तो इसमें सिक्योरिटी क्या होती है कि भाई इसमें की को अटैच करके नेटवर्क में ट्रेवल नहीं कराया जाता, जिससे कि अगर कोई बंदा इंफॉर्मेशन पकड़ भी ले तो उसको की भी नहीं मिलेगी कि वो उससे उसको डिक्रिप्ट कर सकता हो। ठीक है ना? तो ये जो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी वाला, यानी जो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, जिसको हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है ना, तो ये ज्यादा सिक्योर है क्या कहते हैं उसकी, मतलब कि क्या कहते हैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी की अपेक्षा। क्यों? लेकिन एक चीज जान लीजिए कि दोनों का एक अपना यूज है, और दोनों का अपना यूज क्या है कि जैसे क्या है कि केवल दो बंदों के बीच में, केवल दो पार्टीज के बीच में, अगर जैसे कि मान लीजिए दो ऑर्गेनाइजेशन है और दोनों आपस में अगर बात करना चाहती हैं, ठीक है, समझिएगा, अगर दो ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो आपस में बात करना चाहते हैं तो वो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये दो इंडिविजुअल लोगों के बीच में बात हो रही है। लेकिन सपोज कीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा लोग हैं और सबको अपना मैसेज जो है अपने बॉस तक कन्वे करना है, ठीक है ना, लेकिन सिक्योर तरीके से करना है। तो अब या तो क्या है कि भाई सबको एक अलग अलग की दी जाए कि भाई ये आपकी की है और ये आपकी की है, ये आपकी, मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों को 100 की दी जाएगी। ठीक है ना? और बेचारा जो रिसीवर है उसके पास भी 100 की अलग अलग पहुंचेगी कि भाई इनका इंफॉर्मेशन आया है तो इनके लिए ये वाली की यूज हो रही है, इनका इंफॉर्मेशन आया है तो इनके लिए ये की यूज हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि जब दो इंडिविजुअल के लिए अगर ये मतलब की बात करने की बारी आती है तब तो भाई वो ठीक होता है। लेकिन जब ये सिचुएशन होती है कि भाई एक से ज्यादा लोग हैं और उनको एक ही बंदे को मैसेज सेंड करना है, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो सेमेंटिक की क्रिप्टोग्राफी है वो थोड़ा सा हैटिक हो जाता है।
ठीक है ना। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। मतलब क्या कि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में 100 बंदे हैं तो 100 के पास एक पब्लिक की है, यानी कि सब जो है मैसेज को लिखेंगे और मैसेज को लिखने के बाद अपनी पब्लिक की से उसको इंक्रिप्ट कर देंगे, ठीक है ना, और वो उसको रिसीवर के पास सेंड कर देंगे, ठीक है ना। और जो बॉस है यानी कि जो रिसीवर है वो क्या करेगा, उसके पास एक सिंगल की होती है, ठीक है ना, और वो उस सिंगल की का यूज करके क्या करेगा कि वो सिंगल की का यूज करके क्या करेगा, जितना भी मैसेज जो भी उसके एम्प्लॉय उसको मैसेज भेज रहा है वो उसी अपने प्राइवेट की यानी सिंगल की का यूज करके उसको डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब एसिमेट्रिक की ज्यादा सेफ मतलब कम सेफ है, एसिमेट्रिक की का मतलब कि बहुत ज्यादा सेफ है, लेकिन दोनों का अपना अपना यूज है, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट बस उसमें थोड़ा सा अलग है। सिमेट्रिक की बात करें तो उसमें एक ही की यूज हो रही है, इंक्रिप्ट करने के लिए भी और डिक्रिप्ट करने के लिए भी। लेकिन अगर असिमेट्रिक की बात करें तो वहां पे क्या है कि दो की यूज हो रही है। यूजर सेंडर अपनी की से उसको इंक्रिप्ट कर रहा है और जो रिसीवर है वो अपनी की से उसको डिक्रिप्ट कर रहा है। इस फंडे में क्या है कि की को आपको मतलब कि ठीक है। अब अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो क्रिप्टोग्राफी में एक तीसरा यूज होता है हैशिंग का, ठीक है ना। तो हैशिंग एक ऐसा फंडा है, ये सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके द्वारा एक बार अगर मैसेज डिक्रिप्ट हो इनक्रिप्ट हो गया तो वो दोबारा धरती पे कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उसको दोबारा से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सके। यानी कि एक बार इनक्रिप्ट हो गया तो हो गया, अब उसको दोबारा कोई भी डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो आप सोच सकते हैं कि इसका यूज कहां होता होगा। किसी के पास आइडिया है कि भाई एक बार इनक्रिप्ट हो गया तो दोबारा वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी दिमाग लगा ले। तो इसका यूज कहां होता होगा जब ये डिक्रिप्ट ही नहीं हो पा रहा है? तो कोई बता सकता है? कोई भी? क्या हुआ? चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूं। तो हैशिंग एल्गोरिथम का यूज क्या होता है कि पहले तो सबसे मेन फंडा क्या है हैशिंग एल्गोरिथम का, आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि इसमें एक बार अगर इंफॉर्मेशन इंक्रिप्ट हो गया तो दोबारा से वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, वो हमेशा के लिए इंक्रिप्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब आप कह सकते हैं कि भाई अगर ये हमेशा के लिए इंक्रिप्ट हो जाता है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि फिर मैं इसको हम डिक्रिप्ट कर ही नहीं सकते, तो फिर इसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप हैशिंग एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो हैशिंग एल्गोरिथम यूज कहाँ होता है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए आप लोग जीमेल की ही बात कर लीजिए, जीमेल पे सब लोग लॉगिन करते हैं ना, सबका अकाउंट है, सब लोग जीमेल पे लॉगिन करते हैं, ठीक है। तो अगर सब लोग जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो ये बताइए कि आप सब लोग उसमें अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं, सभी लोग अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं कि नहीं डालते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर आप सभी लोग अपना यूजर आईडी और पासवर्ड अगर उस जीमेल के अंदर डालते हैं, ठीक है, तो सपोज कीजिए कि उसका एक सर्वर है जहां पे भाई आपने अपना अकाउंट बनाया, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाला, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो सर्वर पे जाके आपका यूजर आईडी और पासवर्ड सेव हो रहा है, ठीक है। जब आपने बनाया उसको, जब आपने अपना जीमेल पे अकाउंट बनाया तो आप उसमें एक यूजर आईडी और अपना एक पासवर्ड डालते हैं, ठीक है। और वो पासवर्ड और यूजर आईडी जो कहा है वो जीमेल के सर्वर पे सेव हो जाता है। जब दोबारा से आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो वो क्या होता है, दोबारा से वो उसी सर्वर के पास जाता है और आपके यूजर आईडी और पासवर्ड को मैच करता है। अगर यूजर और आईडी और पासवर्ड अगर मैच कर जाता है, जिसको हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं, ठीक है ना, अगर यूजर आईडी और पासवर्ड आपका मैच कर जाता है तो उसके बाद से वो सर्वर आपको ऑथराइज करता है कि चलिए अब आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर एक्सेस ले सकते हैं और जो भी आपको अथॉरिटी दी गई है कि आप इस वेबसाइट से ये काम कर सकते हैं तो वो सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर वो सर्वर पे सबका भाई करोड़ों लोग हैं जिनका जीमेल पे अकाउंट है, ठीक है ना, तो अगर उनका यूजर आईडी और पासवर्ड सर्वर पे सेव हो जा रहा है तो यू मीन क्या है कि जो जीमेल का ऑनर है वो जब चाहे तब क्या कहते हैं कि अपने वो सर्वर पे अपने सर्वर पे सब करोड़ों लोगों का यूजर आईडी और पासवर्ड देख सकता है कि नहीं दे सकता है। तो इससे क्या है कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो ब्रेक कर जाती है, होती कि नहीं भाई। आप सिक्योर तो नहीं ना है क्योंकि आपको पता है भाई आपने यूजर आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। कोई दूसरा बंदा जो आपके अगल बगल बैठा है उसको आप नहीं बता रहा है, चलो ठीक है नहीं बता रहा है, लेकिन जिस सर्वर पे वो सेव हो रहा है जाके, अगर उस कंपनी का ऑनर चाहे या फिर वहां का नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो वो तो उन करोड़ों लोगों का यूजर आईडी और पासवर्ड देख सकता है और वो उसका मिसयूज भी कर सकता है। तो वो उनका मिसयूज न कर सके या ऑनर चाह के भी उसका पासवर्ड न देख सके, इसीलिए हम हैश का यूज करते हैं,
ठीक है ना। अब समझो ये होता कैसे है कि जैसे आप पहली बार अपना मतलब कि अकाउंट क्रिएट करते हैं पहली बार, तो जब पहली बार अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो होता क्या है कि भाई जब आप पहली बार अपना अकाउंट क्रिएट किया आपने, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आपने यूजर नेम डाला और अपना पासवर्ड डाला, ठीक है ना, तो वो पहले हैश फंक्शन से जैसे ही आपने पासवर्ड अपना डाला पहला वाला पहली बार जब आपने अकाउंट क्रिएट किया, तो वो पासवर्ड जो है आपका क्या है, हैश फंक्शन के थ्रू को मतलब हैश एल्गोरिथम को पास करता हुआ जाएगा। तो यानी सबसे पहले क्या है कि वो हैश फंक्शन में जाएगा और हैश फंक्शन क्या करेगा, उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्ट करने के बाद वो उस वेबसाइट के सर्वर पे उसको सेव कर देगा। बात समझिएगा। तो अब क्या है कि अगर जो आपका उस कंपनी का ऑनर है या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो सर्वर को लॉगिन करके अगर पासवर्ड देखने की कोशिश करता है, तो उसको आपका एक्चुअल पासवर्ड नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा क्या, कुछ दूसरा साइफर टेक्स्ट कुछ दिखेगा, ठीक है ना। लेकिन वो अगर चाहेगा कि हम इसको डिक्रिप्ट कर लें, तो भी वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। और जब दोबारा आप जब भी आप लॉगिन करने के मतलब एक बार आपने क्रिएट कर लिया और लॉग आउट कर दिया और मान लीजिए 10 दिन बाद आप फिर से लॉगिन होते हैं, तो जब आप अपना पासवर्ड डालते हैं तो वो पासवर्ड हर बार क्या होता है कि उस हैश फंक्शन के थ्रू पहले वो चीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा और चीपर टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो सर्वर के पास जाएगा और सर्वर फिर मैच करेगा कि जो पहला वाला साइफर टेक्स्ट था, क्या ये साइफर टेक्स्ट उसी से मैच कर रहा है, ठीक है ना। वो साइफर टेक्स्ट अगर उसी से मैच कर रहा होगा तो फिर क्या होगा कि वो उसको लॉगिन दे देगा, लेकिन अगर वो उससे मैच नहीं कर रहा होगा तो वो उसको लॉगिन नहीं दे देगा। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। ये एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये फिगर आपको दिख रहा होगा, सभी लोगों को विजिबल है ये फिगर मेरा? यस सर। हाँ ठीक, तो आप इस फिगर को देखिए, ये फंडा इसमें क्या है, देखिए जब सबसे पहली बार आप लॉगिन कर रहे हैं, सबसे पहली बार सपोज कीजिए आपने जीमेल पे अकाउंट बनाया, तो क्या है यूजर नेम आपने सनी लिखा। देखिए एक चीज जान लीजिए, यूजर नेम को कोई इंक्रिप्ट नहीं करता क्योंकि उसको उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेन तो फंडा आपका पासवर्ड ही है। अगर पासवर्ड आपको मिल गया तो मतलब कि आपका सिक्योरिटी ब्रेक हो गया। तो होता क्या है कि मान लीजिए यूजर नेम सन्नी है, ठीक है ना, और पासवर्ड आपने ये डाला, ठीक है ना। तो जब पहली बार जब आप अकाउंट बना रहे हैं, तो जैसे ही आप उसको इंटर करेंगे तो वो MD5 एक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है हैश फंक्शन में ही, तो वो क्या करता है कि जब सर्वर तक उसको भेजता है तो वो यूजर नेम को तो एज इट इज भेजेगा, लेकिन क्या करेगा, पासवर्ड को सपोज कीजिए एक फिक्स साइज में कन्वर्ट करके सर्वर पे सेव कर देगा, फिक्स्ड साइज में। ये साइज कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, यही हमेशा रहेगा। अब सर्वर पे चूंकि ये सेव हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि भाई अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या उस कंपनी का जो ऑनर है जब भी चाहेगा कि भाई चलो हम जितने हमारे पास 1 करोड़ बंदे हमारे यूजर हैं, तो चलो हम 1 करोड़ लोगों का पासवर्ड देख लेते हैं। तो जब वो 1 करोड़ लोगों का पासवर्ड देखने की कोशिश करेगा तो उसको ये पासवर्ड नहीं दिखेगा, उसको क्या दिखेगा, ये पासवर्ड। और वो अगर इस पासवर्ड को कन्वर्ट करके वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, तो ऐसा कोई भी एल्गोरिथम नहीं है जो इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे, वो हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो कब है, जब आप क्रिएट कर रहे हैं, तो ठीक है, सपोज कीजिए आपने क्रिएट कर लिया और जब दोबारा से कुछ दिन बाद आप उसी में साइन इन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो साइन इन कर रहे हैं तो आप फिर से अपना वही यूजर नेम डालेंगे और आप अपना वही पासवर्ड डालेंगे, ठीक है ना। लेकिन MD5 फिर क्या करेगा कि आपके इसको फिर से वो हैश एल्गोरिथम के थ्रू चीपर साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा और वो साइफर टेक्स्ट जो होगा वो हर बार, चूंकि मैंने बताया था ना फिक्स्ड होगा, सेम होगा। तो जैसे ही आपने ये पासवर्ड डाला तो ये उसको फिर से इसी फॉर्म में चेंज कर देगा और ये फॉर्म जहां कहां जाएगी, जीमेल के सर्वर पे। और जीमेल के सर्वर पे जब देखेगा कि भाई ये पुराने वाले से मैच कर रहा है, तो वो आपको क्या करेगा, एक्सेस दे देगा। और अगर वो इससे मैच नहीं कर रहा है, भाई ऐसा कीजिए सन्नी में अगर आपने एक एन हटा दिया, तो मतलब क्या है कि जब वो चेंज होगा किसमें, साइफर टेक्स्ट में, तो वो इस फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब वो इस फॉर्म में नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो आपको एक्सेस नहीं देगा। तो कुल मिला के हैश फंक्शन का यूज इसलिए होता है कि भाई एक बार आपको कन्वर्ट करके सर्वर पे सेव हो जाए, तो जो बंदा ऑनर है वो भी चाह के भी आपके पासवर्ड को देख ना पाए।